आ जाओ बेटा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहीं पे डील करेंगे। कैपिटल गेन के क्वेश्चनर के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो आ जाइए जल्दी से कैपिटल गेन के क्वेश्चनर के ऊपर। आज हम लोग सीए फाइनल कैपिटल गेन के क्वेश्चनर को कंसिडर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग कंसिडर करेंगे, वेराज कुछ क्वेश्चंस को आगे कंसिडर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग डील करते हैं। सभी लोग क्वेश्चनर पे ऊपर आ चुके होंगे। तो ये है ऑल टुगेदर आपका क्वेश्चनर, जिसमें चैप्टर नंबर 16 कैपिटल गेन की बात करता है। जल्दी से आ जाओ। अमाउंट रिसीव्ड अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पढ़ा था, जिसके दो एंगल हम लोगों ने पढ़े थे। पहली बात, अगर कोई सीनियर सिटीजन रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर में एसेट ट्रांसफर करता है, इज इट रिगार्डेड एज ट्रांसफर? आंसर इज नो। फर्दर, अगर कोई अमाउंट मिली है वेदर इन लमसम और एन्युटी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 43। यानी यहां पे हमें दो चीज का रेफरेंस देना होगा, सेक्शन 47 का भी रेफरेंस देना होगा और 1043 का भी रेफरेंस देना होगा। ये दोनों पॉइंट लिखोगे तब इसका थ्योरी का आंसर बनेगा। याद रखें, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा सिर्फ प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं करते, हम इसमें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। गेटिंग इट और नॉट? As per section 47, any transfer of capital asset in a transaction of reverse mortgage scheme and notified by the central government will not be regarded as transfer, and therefore capital gain liability does not attract. As per section 1043 provides that amount received by a senior citizen as a loan either in lump sum or installment in a transaction of reverse mortgage would be exempt from income tax. Therefore, the amount received by any person, let's say Sachin, in transaction of reverse mortgage of his residential building would be exempt under section 1043. यहाँ पे सचिन को एक रेफरेंस बोल करके यूज किया गया है। ये आज नहीं देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कैपिटल असेट? याद होगा तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हम लोगों ने 214 के अंदर में पढ़ा था। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, एंड इंक्लूड्स राइट ऑफ एनी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कंपनी, सिक्योरिटीज होल्डेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, पर्सनल इफेक्ट एंड स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। वही बात यहां लिखी हुई है। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन एंड इंक्लूड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज पर द सेबी रेगुलेशन। प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड एंड डीम टू ऑलवेज इंक्लूड राइट इन रिलेशन टू इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल but excludes stock in trade, personal effect, rural agriculture land in India and specified bonds. अगर ये बॉन्ड्स के नाम याद नहीं भी रहे तो आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट भी लिख के आ सकते हो। थियरी क्वेश्चन है, आता है। चलिए स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आइए। मैं जब आपको ये रेफर करवा रहा हूं तो मैं अलग अलग क्वेश्चन से रेफर करवा रहा हूं, अलग अलग टाइम पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारी चीजें एक साथ कंपाइल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन जनवरी 31, 2021 ए ट्रांसफर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ हिज प्रोफेशन फॉर सेल कंसिडरेशन। एक मिनट, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं मालिक? सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ याद आना चाहिए, कुछ माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। हमने एक केस पढ़ा था, बीसी श्रीनिवासा शेट्टी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड हेंस देयर वोंट बी एनी कैपिटल गेन। उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। द ट्रांसफर ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इट इज बेस्ड अपॉन अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सीआईटी वर्सेस बीसी श्रीनिवासा शेट्टी। याद आ रहा है, हम लोगों ने एक केस देखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सी परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस इन जुलाई 20, 2018 फॉर 10 lakh rupees, made some addition to the house incurring 2 lakh in August 18. He sold this house in April 20. Stop. जुलाई 20 2018 से 2019, 2019 से 2020 जुलाई में, उसके पहले ही ट्रांसफर कर दिया।
नेचर ऑफ असेट क्या होगा? आपको नहीं लगता नेचर होगा शॉर्ट टर्म? क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है फॉर लेस देन 24 मंथ्स। चेक करो जरा, जुलाई 2018 के अंदर में लिया है और अप्रैल 2020 के अंदर में सेल कर दिया, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 24 मंथ्स हेल्ड किया। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। यानी सेक्शन 48 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला पार्ट आपको याद आना चाहिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचा है? 20 लाख रुपीज। सो सेल कंसिडरेशन विल बी 20 लाख रुपीज। सेल कंसिडरेशन विल बी 20 लाख रुपीज। क्या कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर किए हैं क्या? ही स्पेंड 5 लाख फॉर परचेस ऑफ अनदर हाउस। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिख रहा है क्या? कुछ नहीं, यानी नेट कंसिडरेशन भी आएगा 20 लाख रुपीज। क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट? शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट। कितने में लिया था? 10 लाख, इसमें से 10 लाख रुपीज माइनस हुए। क्या इंप्रूवमेंट भी माइनस होगा? यस, प्रोवाइडेड इंप्रूवमेंट 2001 के पहले का ना हो। ही मेड सम इंप्रूवमेंट इन ऑगस्ट 18, 2 लाख पूरा ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 लाख में से 12 लाख रुपीस गए, बचता है 8 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ही स्पेंड 5 लाख रुपीस फॉर परचेज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है। क्या 54 का एग्जाम्पशन मिलेगा? चलो जरा 54 को याद करते हैं। 54 कहता था असेसी शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ। ट्रांसफर इन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। स्टॉप। एक चीज जो इसमें फोकस करनी थी वो थी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यहां पे नेचर ऑफ कैपिटल एसेट ही शॉर्ट टर्म है। क्या 54 का एग्जाम्पशन मिलेगा? आंसर इज नो। द एग्जाम्पशन अंडर 54 इज अवेलेबल ओनली इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। As the house is short-term capital asset, C cannot claim exemption under 54. Thus, amount of short-term capital gain would be 8 lakh. यहां देख लो, कोई तकलीफ हो जरूर बताओ। मिथुन, this is a very fantastic question. Mark this question as important. 112A पे बेस्ड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा, अब तक के बेटे जितने प्रोविजन मैंने पढ़ाए हैं वो सारे प्रोविजन को मैं लेकर के आऊंगा आपके सामने। एक एक चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा सर, क्वेश्चनर के अंदर में एक एक चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, एडिशनल क्वेश्चन के लिए जाहिर सी बात है आप मेरे रेगुलर बुक को रेफर कर सकते हो। रेगुलर बुक जो है उसके अंदर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं इसके अलावा भी, राइट। ये क्वेश्चंस को आप वहां से भी कंसिडर कर सकते हो। मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ गुड मनी कंपनी ऑन 1/4/2005 एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर इन अ पब्लिक इशू ऑफ अ कंपनी बाय पेइंग एसटीटी। मतलब जब एक्वायर किया था तब एसटीटी पे किया था। Company allotted the bonus in ratio of 1:1 in 2019 December. He also received dividend 10 rupees per share on May 2020. He sold all the shares on 1/10/2020. Stop. मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? मेरे पास 100 इक्विटी शेयर्स थे गुड मनी के जो 2005 में लिए थे। इस पे अब बोनस डिक्लेयर हुआ 1:1, मतलब 100 इक्विटी शेयर मेरे पास और आ गए। लेकिन ये कब आए? 2019। और सारे के सारे शेयर मैंने बेच दिए 1/10/2020 को। एट द रेट 4000 पर शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड पेड ब्रोकरेज ऑफ 1%, an STT of 0.02% to celebrate his 75th birthday. Compute the total income and tax liability for the assessment year 21-22, assuming that he has having no income other than above. Fair market value of the shares as on 31/1/2018 is 2000 rupees. ठीक है सर, क्या करेंगे? इधर आओ। आपको नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म डिनोट कर रहा है और ये शॉर्ट टर्म डिनोट कर रहा है? चेक करो, ये 12 महीने से कम होल्ड किया गया है। जो बोनस शेयर है ये 12 महीने से कम होल्ड किया गया है तो ये शॉर्ट टर्म डिनोट कर रहा है। वेराज 2005 से होल्ड किया है तो ये लॉन्ग टर्म डिनोट कर रहा है। और दोनों का कैलकुलेशन सेपरेटली होना चाहिए।
दोनों का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, सेपरेटली होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिनल शेयर्स की बात करें, लॉन्ग टर्म शेयर्स की बात करें, तो 100 इंटू 4000 विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट विल बी 4 लाख रुपीज। इसमें से क्या हुआ है, ब्रोकरेज हुआ है 1%। इज इट एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, यस। तो 4 लाख का 1% 4000 रुपीज, 3,96,000 आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। क्या इंडेक्सेशन मिलेगा, हाँ जरूर मिलेगा इंडेक्सेशन, हाँ जरूर मिलेगा इंडेक्सेशन। लेकिन कब मिलता है इंडेक्सेशन, जब आप 112 के अंदर अवेलेबल है। जरा सोच के देखिए, क्या सिक्योरिटी ट्रांसफर हुई है, एसटीटी पेड है बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन आफ्टर 2018, क्या एप्लीकेबल होगा, 112A एप्लीकेबल होगा। 112A अगर एप्लीकेबल है तो कॉस्ट क्या निकलेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ, पॉइंट नंबर ए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 100 शेयर्स लिए थे 1000 के हिसाब से, so 100 into 1000 becomes 1 lakh rupees. B, lower of sale consideration that is 4 lakh, fair market value कितना है 2000 into 100 that is 2 lakh। इन दोनों में का लोअर 2 लाख, इन दोनों में का हायर 2 लाख। कॉस्ट क्या बनेगा 2 लाख रुपीज फॉर द पर्पज ऑफ 112A। क्या तुम्हें याद है 2 लाख रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,96,000 अंडर 112A। 112A के अंदर में अगर कैपिटल गेन आया है तो इसके ऊपर टैक्स बियॉन्ड 1 लाख रुपीज लगेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 96,000 पे टैक्स आएगा। ये बात याद रखनी होगी। यहां तक के पॉइंट समझ में आया सबको, सबसे पहले बोलो हाँ या ना। यहां तक का पॉइंट ये है। ओरिजिनल शेयर्स सबसे पहले 100 शेयर 4000 के हिसाब से बेचे 4 लाख रुपीज, इस पे 1% ब्रोकरेज। एसटीटी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, इसलिए उसको यहां पे कंसिडर नहीं किया। उसके लिए नीचे नोट दे देंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नोट दे दिया हमने। फिर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकला। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके हिसाब से निकला, 112A के हिसाब से निकला, 112A के हिसाब से निकला। लॉन्ग टर्म गेन आ गया 1,96,000। अब आते हैं बोनस शेयर के ऊपर। बोनस शेयर जो आपने ट्रांसफर किए ये शॉर्ट टर्म डिनोट कर रहे थे, यस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा पहले 100 इंटू 4000 दैट इज 4 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इसका भी 1% होगा, मतलब 4000। नेट कंसिडरेशन 3,96,000। अब बोनस रिसीव्ड हुए हैं प्रायर टू 2001 या आफ्टर 2001। बोनस इज रिसीव्ड आफ्टर 2001, इसका कॉस्ट क्या पकड़ा जाएगा, नील, कॉस्ट नील। कौन से सेक्शन से बात कर रहे हैं भाई साहब, 49 से बात कर रहे हैं। सो द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी नील एज दे आर अलॉटेड आफ्टर 2001। आप देख सकते हैं क्वेश्चनर में हर एडजस्टमेंट पे आपको नोट लिख करके रखा है ताकि आपको तकलीफ ही ना आए इस चीज को डील करने में। डन सर, अच्छा जी। brokerage paid is allowed since it is an expenditure incurred wholly and exclusively in connection with transfer, hence it qualifies for deduction under section 48. Bonus shares are held for less than 12 months before sale. The gain arising therefrom will be short-term capital gain chargeable at the rate of 15% after adjusting the basic exemption limit. आगे देखेंगे वो। Now यहाँ पे आया 396, उसकी कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहेगा। क्या डिविडेंड इनकम रिसीव्ड हुई थी 200 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से, 200 इंटू 10 दैट इज 2000। फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से डिविडेंड रिसीव्ड इज नाउ टैक्सेबल, हेंस 2000 रुपीज यहां आ गए। अब इनकी टोटल इनकम निकाली जाएगी 396 प्लस 196 प्लस 2000। इनकी टोटल इनकम निकाली जाएगी 396 प्लस 196 प्लस 2000। टोटल इनकम आएगी 5,94,000। टैक्स के टाइम पे क्या होगा, डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स आ रहा है ये टोटली नील रहेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,96,000 है। जरा सोच के देखिए, हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेसिक्स के अंदर में, अगर एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया हो तो इट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
अब यहाँ पे आपको एक टैक्स प्लानिंग सूझेगी कि पहले किसके अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। सोच के देखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का है, दैट इज 10% टैक्स लगेगा, जबकि शॉर्ट टर्म 111 ए का है, 15% लगेगा। इट इज ऑलवेज बेटर कि शॉर्ट टर्म से पहले एडजस्ट किया जाए। याद रहे, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि पहले किससे एडजस्ट किया जाए। टैक्स प्लानिंग हमें यह सिखाती है कि उससे एडजस्ट करो जिससे टैक्स कम आ जाए, बराबर है। अब देखिएगा, असेसी अपना 75th बर्थडे मना रहा है, मतलब उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज है, बराबर है। 3 लाख में से पहले 2 लाख रुपए डिविडेंड के बाजू कर दो, मतलब आपको शॉर्ट टर्म में से कितना एडजस्ट करना है, सिर्फ 298। सो 396 माइनस 298, 298 कैसे हुआ, 3 लाख इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसमें से 2000 रुपए डिविडेंड इनकम के हटा दो, क्योंकि डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं आएगा, 3 लाख तक के टैक्स नहीं आने वाला, ये हटा दिया। 396 माइनस 298 पे बचे हुए पे 15% ले लो आप, बराबर। अब जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है वो है 196, बियॉन्ड 1,96,000 पे 10% लगेगा, ये आया 9,600, आपका टोटल टैक्स आ गया 24,300, बराबर है। इस पे क्या कोई रिबेट मिलेगा, आंसर इज नो, रिबेट नहीं मिलने वाला। सेस लगेगा, यस, टोटल टैक्स पेबल, और इसको राउंड ऑफ कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख ऑन सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज टैक्सेबल अंडर 112A एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन, इसीलिए इसको कोई इंडेक्स नहीं मिला। 112A के अगेंस्ट में कोई इंडेक्स नहीं मिलता। Cost of acquisition of such equity share is higher of cost of acquisition, lower of fair market value or full value of consideration. Therefore, cost of acquisition of original share will be 2000 per share. Is that done? Mark this problem as important. काफी बेहतरीन प्रॉब्लम था, एक और बार देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, डू शेयर इट विथ मी। कोई बच्चा मुझसे सवाल कर सकता है, सर यहाँ पे रिबेट क्यों नहीं दिया? बेटा आपकी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर है, रिबेट कैसे मिलेगा? हाँ पर सर 112A वाली तो हम लेंगे ही नहीं ना। नहीं, वो रिबेट के लिए आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, पर टोटल इनकम में तो उसको कंसिडर करोगे ना बेटा। टोटल इनकम में तो हर तरह की इनकम आती है। डन, चलो आ जाओ बेटा 17th के ऊपर। 17th, रीड दिस क्वेश्चन। Long term capital gain of 75 lakh arising from transfer of a building will be exempt from tax if such capital gain is invested in bond redeemable after 5 years. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बिल्डिंग ट्रांसफर करके आया है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आप इसे रिडीमेबल बॉन्ड में डालें आफ्टर 5 years विच आर इशूड बाय NHAI अंडर 54 EC. एग्जामिन विथ रीजन, गिव द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैविंग रिगार्ड्स टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। सोच के देखिए क्या बोल रहा है वो। आप सिर्फ अगर इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि हाँ बिल्डिंग के अगेंस्ट में बॉन्ड लिया, वो रिडीमेबल आफ्टर 5 years है, तो 54 एग्जाम्पशन मिलेगा, आंसर आना चाहिए ट्रू। लेकिन मैं कहूंगा फॉल्स। एक चीज जो आप मिस कर गए वो थी 75 लाख। 75 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। द मैक्सिमम बेनिफिट अंडर 54 EC इज 50 लाख। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बनाया गया है, लोगों का ध्यान डाला गया बिल्डिंग के ऊपर, रिडीमेबल के ऊपर, 5 years के ऊपर, और अमाउंट के ऊपर नहीं डाला गया। अगर बच्चा ये देखना भूल गया तो उससे मिस्टेक हो जाएगा, और बेटा गलती से मिस्टेक, यहां पे प्रॉब्लम आएगा। आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स। मैक्सिमम बेनिफिट इज 50 लाख फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 50 लाख का क्राइटेरिया नहीं है। चेक कीजिए, द एग्जम्पशन अंडर 54 EC हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटिंग द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट in NHAI REC notified bond to 50 lakh.
whether such investment is made during relevant previous year or subsequent years or both. Therefore, in this case, the exemption under 54EC can be availed only to the extent of 50 lakh provided investment is made before 1/11/2020, that is 6 months from the date of transfer. Yes or no? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपने पहले पढ़े हैं, थोड़ा सा बेसिक मजबूत हो जाए, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाए। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है कैपिटल गेन में। कल कुछ और प्रोविजंस पढ़ेंगे, आज आपको पूरा समय दूंगा, आज का भी, आज जितने प्रोविजन यहां तक के कैपिटल गेन के हुए हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले भी पढ़ के आओ। कल और क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, यस और नो? इसमें भी और क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द कैपिटल गेन। इस क्वेश्चनर के अंदर में मैंने आपके मॉड्यूल कवर किए हैं, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, कुछ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को भी रखे हुए हैं। वो क्वेश्चंस को मैंने अवॉइड किए हैं जो मैंने रेगुलर बुक के अंदर में रखे, उनमें के भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहां पे कंसिडर किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन। कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी परचेज्ड इन 5-6, सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है। आपको अगर समझ में आया हो तो ये सेक्शन 54F का क्वेश्चन है। कैसे? ज्वेलरी बेचा है और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है। ज्वेलरी 5-6 में परचेज की है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और इसके बदले में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया है। 54F का एग्जम्पशन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है। सबसे पहले सेल प्राइस था 1250, उसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 7 माइनस हो जाएंगे, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट कंसिडरेशन आ गया। क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहली बात, ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 214, यस, इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। 452 इंटू 301 जो इस साल का इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय 117, 452 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 117, ये आएगा 1162,838। नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा बेटा आपका 80,162। क्या 54F का बेनिफिट मिलेगा? यस, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, या कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। सो कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड 5 lakh divided by net consideration 12,43,000. This comes to 32,245. Exemption under 54F taxable capital gain. हमने 54F ऑलरेडी पढ़ा है, 54F से रिलेटेड ये सेक्शन डाला गया है। डन मालिक? ट्वेंटी सेकेंड पे आइए। वेट, 20 सेकेंड अभी छोड़ दीजिए, 24 पे आइए। Abhishek is a senior citizen. Mortgage his residential house with bank under the notified reverse mortgage scheme. I think same है। क्या लिखना होगा? 47 प्लस 1043 का रेफरेंस होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए 47 एज वेल एज 1043 का रेफरेंस है। सेम चीज है, वापस से एग्जामिनेशन में पूछी थी तो आपके सामने रख दी। डन मालिक?
क्वेश्चन नंबर 28 पे आए। एम एंड सन्स had purchased the land 1,50,000 on 2002-3. In 6-7 a partition take place and the co-partner B gets his plot valued at 2 lakh rupees। एक मिनट, पार्टीशन में जब घर मिला, एचयूएफ के हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं, मेंबर के हाथ में 56(2)(10) नहीं। हाँ, पर मेंबर जब इस घर को बेचेगा, इज इट लायबल टू कैपिटल गेन? यस। इन प्रीवियस ईयर 7-8 he incurs 2,50,000 towards fencing of a plot। We then sell it for 15 lakh rupees। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख आ गया। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो दिख नहीं रहा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो सकता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल माइनस हो सकता है। यस और नो? सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख रुपीज लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,50,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 105। 105 कहां से आया? जाकर के देखिएगा, इंडेक्स अवेलेबल है 2, 3 का, 6, 7 का, 7, 8 का। 2,50,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 129, ये आ गया आपके इंडेक्स्ड कॉस्ट, ये आ गया आपका कैपिटल गेन। ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर लैंड इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ वुड बी द कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, the year would be the year in which he gets asset upon partition। That's why financial year 6-7। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ मालिक। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ। शांति देवी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 34, शांति देवी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल सोल्ड हर रेसिडेंशियल प्लॉट फॉर 75 lakh। शी हैड परचेज द सेम फॉर 25 lakh। शी पेड 1 lakh टूवर्ड्स ब्रोकरेज फॉर द सेल। स्टैम्प वैल्यू इज 1 crore rupees। Whether stamp duty value exceed 10% of consideration? Yes, stamp duty value will be full value of consideration 1 crore as per section 50C। एक्सपेंसेस कितने के किए हैं अपॉन ट्रांसफर? 1 lakh towards brokerage। 99 lakhs will be net consideration। इंडेक्स्ड कॉस्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। कितने में लिया था, परचेज किया था? 25 lakhs के अंदर में, राइट? परचेज किया था 25 lakhs के अंदर में। शी ब्रॉट अनदर प्रॉपर्टी फॉर 20 lakhs इन December 14-20 एंड डिपॉजिटेड 5 lakh इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। She deposited 5 lakh in NHAI। Compute the capital gain chargeable to tax assuming not opted for 115 BAC। यहाँ पे she had purchased it for 26 lakh कर दीजिए। she had purchased it for 26 lakh कर दीजिए। so 26 lakh into 301 divided by 122, ये आता है आपका 64 lakh 14,754। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। she brought another property 20 lakh and deposited 5 lakh in capital gain account scheme। बताओ, प्रॉपर्टी भी ली है, डिपॉजिट भी किया है, बेनिफिट मिलेगा? यस, हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया है। 25 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ में NHAI पे 5 लाख रुपए का डिपॉजिट किया है 30 नवंबर को। वेट, सेल कब हुआ था? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिलेगा? यस, 6 महीने के अंदर किया है। ये 5 लाख रुपीस में मिलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा 4,85,246 का। असेसी सीनियर सिटीजन है क्या? इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 50C, इफ कंसिडरेशन is less than stamp duty value, the stamp duty value will be full value of consideration। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अकॉर्डिंगली कंसिडर किया गया है। इसे कट कर दीजिए। यहाँ पे
Exemption are 54 are towards purchase of another house within 2 years from the date of transfer and capital gain account scheme. 54 EC is towards investment in specified bond within 6 months from the date of transfer. Since the taxable long term capital gain is less than basic exemption limit of 2,50,000, there will be no tax payable. एक मिनट, यहां पे एक और चीज लिखिए, assessee assumed to be super senior citizen, यहां पे एक लाइन डालनी रह गई है, एंड दिस शुड बी 5 लाख, दिस शुड बी 5 लाख. डन सर. एक क्वेश्चन आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, करके आना. क्वेश्चन नंबर 48. चलो अपन ही कर लेते हैं. 48 अपन ही कर लेते हैं, बट स्टिल आप ये कर सकते हो. कमल वाला पे बेस्ड है, जाओ और करके आना. इट इज कंसिडर्ड एज योर होमवर्क. आज इसको देख करके आना. देख कर क्या आओगे, नवंबर 2016 का क्वेश्चन है, मजा आएगा. नवंबर 2016 का क्वेश्चन है, मजा आएगा. डन सर. सो आज के लिए इतना ही. आगे के आगे देखेंगे. आज के लिए हम लोग यहीं रुक रहे हैं. आज की आपकी जिम्मेदारी है कैपिटल गेन को आगे देख करके आना और कल एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बाय बाय एंड